भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। वो आसाराम को अपना भगवान मानता था। हर पल तन मन और धन से अपने भगवान की भक्ति में लीन था। आसाराम के हर समागम में, हर प्रवचन में वो दूसरे भक्तों से बढ़ चढ़कर सेवा करता था। उसका नाम आसाराम के सेवादारों में सबसे आगे था। और जब उसके भगवान पर आँच आती थी वो तिलमिला जाता था। ऐसे में जब आसाराम पर कानून का शिकंजा कसा तो वो बन गया शार्प शूटर। तो फिर उसने अपने भगवान के लिए सिर पर बांध दिया कफन। फिर जिसने उसके इस भगवान के खिलाफ आवाज उठाई उसने एक एक कर सबको कर दिया खामोश। जिसने भी आसाराम के खिलाफ गवाही देने का फैसला किया बदले में उस शार्प शूटर ने उसे दे दी मौत। भक्त की भक्ति से खुश होकर भगवान ने भी लाखों रुपयों के उपहार के साथ दे दी अपनी साधिका। आखिर कौन है ये आसाराम का फिदायीन? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों में खास। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज बात होगी आसाराम के उस शार्प शूटर की जो आसाराम को अपना भगवान मानता है और खुद को उसका फिदायीन। अपने भगवान को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए उसने एक के बाद एक 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 4 लोग खुशकिस्मत थे कि उसके हमले से बच गए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आसाराम के इस भक्त की फिदायीन बनने की असली कहानी। तुम्हारे काम से मैं खुश हूं साधक, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे शादी करनी है। सत्संग में बैठी जो साधिका पसंद हो आज से तेरी। वैसे तो आसाराम के अंध भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन कार्तिक नाम का ये ऐसा भक्त है जिस पर आसाराम कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। उन्होंने उसके काम से खुश होकर साल 2011 में अपनी साधिका की शादी उससे करवा दी। आसाराम की इस कृपा के बाद कार्तिक आसाराम का फिदायीन हमलावर बन गया, यानी आसाराम अब उसके लिए भगवान की तरह था और उसके भगवान को तकलीफ पहुंचाने वाला कार्तिक का दुश्मन। लेकिन अब आसाराम का ये फिदायीन एटीएस की हिरासत में है और उसने पुलिस के सामने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। दरअसल कार्तिक साल 2000 में आसाराम के संपर्क में आया। धीरे धीरे कार्तिक पर आसाराम की अंध भक्ति का ऐसा नशा चढ़ा कि वो आसाराम के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। ऐसे में साल 2009 में जब गुजरात के आश्रम में 2 मासूमों की मौत के सिलसिले में आसाराम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी, तब कार्तिक ही वो शख्स था जिसने 6 दिसंबर 2009 को आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले पूर्व साधक राजू चंडोक पर जानलेवा हमला किया था। इस घटना के बाद ही कार्तिक खुद दिल्ली आकर आसाराम के आश्रम में मिला था और यहीं पर आसाराम ने उसके काम से खुश होकर उसे अपनी साधिका उपहार में दे दी। एक बार ये कार्तिक जो अभी पकड़ा गया है आरोपी, उन्होंने आसाराम को ये बताया था कि मैं बापू में शादी करना चाहता हूँ। तो बापू ने बताया था कि तुमने कोई लड़की पसंद की हुई है? तो इसने बोला था कि हाँ मैंने लड़की पसंद की हुई है और वो आश्रम की लड़की है। तो बापू ने बोला ठीक है तुम शादी कर लो। तो उसके बाद ये कार्तिक की शादी उस लड़की से हुई। एटीएस ने कार्तिक की गिरफ्तारी के बाद जब पूरे मामले को खंगाला तो चौंकाने वाली कुछ और बातें सामने आईं। बताया जा रहा है कि राजू चंडोक पर हमले के बाद से कार्तिक आसाराम का सबसे करीबी बन गया था। इतना करीबी कि आसाराम की गिरफ्तारी के बाद वो उसका शार्प शूटर बन गया और एक के बाद एक उसने 3 कत्ल कर डाले, जबकि जिन 4 गवाहों पर हमला किया वो किस्मत से बच गए। अब तक की जांच में पुलिस को ये भी पता चला है कि कार्तिक इतना कट्टर है कि आसाराम मामले के सबसे अहम गवाह अमृत प्रजापति की हत्या के लिए उसने प्रण लिया था कि अगर 25 दिनों के भीतर उसने अमृत की हत्या नहीं की तो वो खुद को मार लेगा। कार्तिक के दिमाग में ये चलता था कि आसाराम को गलत तरीके से फंसाया गया और इतना वो अंधविश्वास जैसा है उसके अंदर आसाराम के प्रति वो रखता था कि वो कुछ भी कर सकता था। तो इसलिए उसने बताया था कि अगर मैं अमृत प्रजापति को नहीं मारूंगा तो 25 दिन के बाद 25 दिन का समय मैं अमृत प्रजापति को मार दूंगा, अगर मैं नहीं मार पाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये उसने हमारे सामने बताया।
दरअसल 2013 में जब आसाराम यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार हुए तो उसके खिलाफ एक के बाद एक गवाह सामने आने लगे। ये गवाह कोई और नहीं बल्कि आसाराम के पूर्व साधक थे। लेकिन जब आसाराम की काली करतूत सामने आने लगी तो एक एक करके न सिर्फ इन गवाहों ने आसाराम का साथ छोड़ दिया बल्कि उसके खिलाफ खुलकर बोलने लगे। ऐसे में आसाराम ने अपने खिलाफ उठ रही उन आवाजों को खामोश करने के लिए कार्तिक का इस्तेमाल किया। आसाराम के गवाहों को खामोश करने के लिए कार्तिक ने 10 तमंचे, 3 12 बोर की पिस्टल, एक 9mm की देसी पिस्टल, 3 32 बोर देसी पिस्टल और 14 गोलियों का इस्तेमाल किया। पुलिस की माने तो कुछ महीने पहले कार्तिक और कुछ अन्य संदिग्धों ने आसाराम से जेल में मुलाकात की थी और इसके रिकॉर्ड भी हैं। इन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर अब पुलिस कार्तिक के खिलाफ और मामलों में सबूतों की तलाश कर रही है। वेपन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया गया था और उसके दिमाग में ये था भी और बात भी इन लोगों के बीच में हुई थी कि कहीं से AK-47 अगर मिल जाए तो खरीदनी है। पैसे भी इकट्ठे किए थे और हथियार भी बहुत सारे इकट्ठे किए थे। हालांकि AK-47 इन लोगों को मिली नहीं, लेकिन वो इस कोशिश में थे कि कहीं से मिल जाए तो उसका भी खरीदेंगे। 2013 से जोधपुर जेल में कैद आसाराम की कभी देश के बड़े संतों में गिनती होती थी, लेकिन जब आसाराम और उसके बेटे नारायण स्वामी का काला चिट्ठा देश के सामने आया तो सभी चौंक गए। गिरफ्तारी के बाद आसाराम को लगातार कोशिशों के बावजूद जमानत नहीं मिली। ऐसे में कार्तिक को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उसी के जरिए एक के बाद एक 3 गवाहों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि जिन 4 दूसरे गवाहों पर जानलेवा हमले किए गए वो किस्मत से बच गए। लेकिन देर से ही सही, अब आसाराम का ये फिदायीन पुलिस के शिकंजे में है। जनक दवे, IBN 7, अहमदाबाद। आसाराम मामले के 3 अहम गवाहों की हत्या हुई और अन्य गवाहों पर जानलेवा हमले हुए। आसाराम के फिदायीन कार्तिक की गिरफ्तारी के बाद इन हत्याओं और हमलों के बारे में खुलासे होने की उम्मीद है। हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके की किन गवाहों को मारा गया और किन किन पर जानलेवा हमले हुए। 9 जून 2014 अमृत प्रजापति, ये सबसे अहम गवाह पूरे मामलों का, और सबसे बड़ी बात यह कि यह आसाराम का निजी वैद्य भी रहा। कई मामलों में अहम गवाह थे। अमृत प्रजापति की राजकोट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 11 जनवरी 2015 अखिल गुप्ता, यह भी एक अहम गवाह, आसाराम का रसोइया, कई मामलों में अहम गवाह, मुजफ्फरनगर में गोली मारकर इनकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद 12 जुलाई 2015 को कृपाल सिंह की हत्या हुई। आसाराम का नजदीकी माना जाता था कृपाल सिंह, रेप के मामले में अहम गवाह था और गोली मारकर इनकी भी हत्या कर दी गई। इसके अलावा आसाराम मामले से जुड़े अन्य लोगों पर जानलेवा हमले किए गए। हम उन लोगों के नाम भी आपको बताते हैं। राहुल सचान पर जानलेवा हमला हुआ था। 13 फरवरी 2015 को जोधपुर में चाकुओं से हमला किया गया था। इसके बाद राजू चंदोक पर 6 दिसंबर 2009 को अहमदाबाद में हमला किया गया था। उन पर दनादन गोलियां चलाई गई थी, लेकिन किस्मत अच्छी रही, वो बच गए। दिनेश भागचंदानी 16 मार्च 2014 को सूरत में हमलावरों ने इनके ऊपर तेजाब फेंका होगा। आपको याद होगा, यह खबर भी आई थी कि एक गवाह के ऊपर तेजाब फेंका गया, ये भी बाल बाल बचे। इसके अलावा विमलेश ठक्कर एक और नाम है। 28 फरवरी 2014 को इन पर सूरत में चाकुओं से हमला किया गया था और इनकी भी जान बच गई थी। जून 2014 राजकोट में अमृत प्रजापति की हत्या। जुलाई 2015 शाहजहांपुर में कृपाल सिंह की हत्या। जनवरी 2015 मुजफ्फरनगर में अखिल की हत्या। जिसने भी आसाराम के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की, उसकी आवाज खामोश कर दी गई। माना जा रहा है कि बेहद शातिर तरीके से कार्तिक ने ही इन गवाहों को मौत के घाट उतार दिया। फिर चाहे वो देश के किसी भी शहर में रहा हो, सारी हत्याएं इतने पेशेवर तरीके से की गईं कि इन हत्याओं के बाद मामले की जांच कर रही CBI तक को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और इसका सबसे बड़ा कारण था कार्तिक का स्लीपर सेल की तरह काम करना। अब तक की जांच में पता चला है कि कार्तिक किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहा था। अपने काम को अंजाम देने के बाद वो फौरन ही जगह बदल देता था। पत्नी और बच्चे साथ होने के चलते कार्तिक पर किसी को शक भी नहीं होता था। आसाराम का शातिर फिदायीन हमलावर कार्तिक मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन जब से आसाराम और उसका बेटा नारायण स्वामी जेल गया, तब से कार्तिक का ठिकाना हर वो शहर होता था जहां आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले लोग रहते थे। फिर चाहे वो गुजरात रहा हो,
बिहार रहा हो या फिर देश का कोई दूसरा कोना, कार्तिक अपने शिकार को अंजाम तक पहुंचाने से पहले उसके बारे में पूरी रेकी करता था और फिर मौका मिलने के साथ ही उसका काम तमाम कर देता था। एक के बाद एक 3 हत्याएं करने और 4 दूसरे लोगों पर हमला करने के लिए उसे बकायदा सुपारी मिलती थी और ये सुपारी कोई और नहीं बल्कि खुद आसाराम देता था। अब तक की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि कार्तिक को अमृत प्रजापति की हत्या के बाद आसाराम के समर्थकों ने 25 लाख रुपए चुकाए थे। प्रवीण वकील, केडी पटेल, संजय जोधपुर और मोहन किशोर ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कार्तिक की मदद करते थे और इन लोगों के जरिए ही कार्तिक को आसाराम का संदेश मिलता था। पुलिस पूछताछ में उसने गवाहों की हत्या के लिए सुपारी लेने की बात भी स्वीकार की है। आरोपी ने कई सारी बात बताई है और इंस्टिगेट करने वाले कौन कौन है इनके भी नाम उन्होंने बताए, तो इनके विरुद्ध में भी एक्शन लिए जाएंगे। खास करके जो इंस्टिगेट करने वाले लोग हैं इनके स्टेटमेंट्स पर आगे तपास चलेगी। आसाराम के इस खतरनाक हथियार को एटीएस ने छत्तीसगढ़ के भिलाई से गिरफ्तार किया है, जहां पर वो अपनी पहचान छुपाकर रहता था। अब तक की जांच में पता चला है कि कार्तिक 3 महीने पहले ही यहां पर पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहने आया था। खुद को उसने ड्राइवर बताया था। वो अक्सर घर से बाहर ही रहता था और जब घर आता था तब परिवार चलाने के लिए मोटी रकम घर पर छोड़ जाता था। पत्नी के साथ रहने के कारण ही किसी को इस बात का भी शक नहीं हुआ कि वो एक शातिर हत्यारा है जो आसाराम के इशारों पर गवाहों को एक के बाद एक मार रहा है। किसी को भले ही ये भनक न लगी हो कि कार्तिक आसाराम के लिए काम करने वाला एक शातिर किलर है, लेकिन एक बार उसने अपनी पत्नी को जरूर कहा था कि वो आसाराम का फिदायीन है, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। आसाराम का ये भक्त एक के बाद एक हत्याएं करने के बाद कुछ समय के लिए खामोश हो जाता था। कभी कभी तो ये आश्रम में साधु बनकर भी रहता था। यही एक बड़ा कारण था कि वो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन आखिरकार एटीएस ने लंबी मशक्कत के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया और अब आसाराम और नारायण स्वामी से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है। पुलिस फिलहाल ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कार्तिक को इन हत्याओं और हमलों के लिए कुल कितने रुपए मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में हम बात कर रहे हैं आसाराम के फिदायीन की। हमने दिखाया किस तरह से अपने भगवान यानी आसाराम के लिए एक के बाद एक कार्तिक ने न सिर्फ 3 कत्ल किए बल्कि 4 अन्य लोगों पर जानलेवा हमले भी किए। आइए अब आपको कार्तिक के इस कथित भगवान और संत आसाराम के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे संत के लिबास में एक शैतान ने लंबे समय तक अपने भक्तों को मूर्ख बनाया। कभी देश के बड़े संतों में आसाराम बापू का नाम शुमार होता था। इस शख्स के लाखों भक्त थे और देश के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आश्रम। आसाराम बापू का इतना रसूख हुआ करता था कि भक्त उसे भगवान की तरह पूजते थे। उसकी हर बात को ब्रह्म वाक्य की तरह मानते थे। होली हो या फिर दिवाली, श्रद्धा में डूबे भक्त उसके दरबार में पहुंच जाते थे। कहते हैं अधर्म का घड़ा एक न एक दिन फूटता जरूर है और ऐसा ही हुआ आसाराम के साथ। रोज भक्तों को नई नई लीलाएं दिखाने वाले आसाराम के कलंक और अधर्म के कांड का घड़ा तब फूटा जब पहली बार 2013 में एक नाबालिग के परिजनों ने दिल्ली में आसाराम के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। लेकिन आसाराम के काले कारनामों के खुलासे की ये तो महज शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद 2 और बहनें सामने आईं जिन्होंने कलयुग के इस भगवान पर बलात्कार का आरोप लगाया। इन दोनों बहनों के मुताबिक आसाराम ने साल 2002 से 2005 के बीच गुजरात के मोटेरा आश्रम में उनसे कई बार बलात्कार किया था और इसमें दूसरे लोगों ने आसाराम की मदद की थी। 2013 में दिल्ली में शिकायत दर्ज होने के बाद आसाराम बापू भागकर इंदौर चले गए, लेकिन वहां भी कानून ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार आसाराम को गिरफ्तार करके जोधपुर लाया गया, जहां पर वो आज भी सलाखों के पीछे हैं। आसाराम ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कानूनी शिकंजे से निकलने के लिए कई बार न्याय के मंदिर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर बार निराशा ही मिली। हर बार संत के नाम पर कानून को चकमा देने वाले आसाराम का इस बार छूटना मुश्किल था,
क्योंकि इस बार मामला नाबालिग से रेप का भी था और पोटेंसी टेस्ट ने उसके दावे को खारिज भी कर दिया। रेप केस में अपने बेटे नारायण स्वामी के साथ जेल में बंद आसाराम ने ऐसे में अपने लोगों के साथ मिलकर एक साजिश रची। साजिश अपने खिलाफ गवाही देने वालों को खामोश करने की। तो खास करके 3 मर्डर और 4 अटेम्प्ट टू मर्डर के जो इंसिडेंट्स बने वो सब में ये कार्तिक इलियास राजू हल्दर जो है शामिल है। अब तक की जांच में पता चला है कि आसाराम ने 7 गवाहों की हत्या की सुपारी कार्तिक को दी थी, जिसमें से वो 3 को निपटा चुका था, लेकिन 4 किसी तरह बच गए। पर आसाराम की साजिश तो इससे भी खतरनाक है। वो तो उन सारे गवाहों को अपने रास्ते से हटा देना चाहता था जो उसके लिए खतरनाक हो सकते थे। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय जरूर है कि जेल में रहने के बावजूद आखिर कैसे आसाराम अपने इस फिदायीन हथियार के जरिए अपने दुश्मनों को ठिकाने लगवाता था। जनक दवे, IBN 7, अहमदाबाद। कार्तिक अब पुलिस की गिरफ्त में है और आसाराम के इस फिदायीन से कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक।